ये एक ऐसा विषय है जब मैंने जो अरुण जी से जो सवाल पूछा था उसके पीछे मेरी अपनी एक उलझन थी। और वो उलझन ये थी कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा। मैं आमतौर पर मुझे अभ्यास इस बात का है कि मुझे एक विषय दिया जाता है और उस विषय पे मैं 2-3 दिन पहले तैयारी करता हूँ। मुझे 20 मिनट बोलना है कि 35 मिनट बोलना है कि 45 मिनट बोलना है और फिर उसमें किस प्रकार की चर्चा होनी है। तो मेरा अनुशासन इस तरह का है। लेकिन यहाँ पे लगता नहीं कि वो काम वो हथकंडा चल पाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इसमें मैं संस्मरणों की दुनिया में अपना सिर छुपा लूँ तो वो सबसे बेहतर होगा। तो ऐसे ही करीबन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि वो 2003 का साल था जब फरवरी के ही महीने में मेरी अरुण महेश्वरी से पहली मुलाकात हुई थी। उससे पहले तो शायद एक आध बार हम लोगों ने एक दूसरे को देखा ही था। तब अरुण जी दाढ़ी रखा करते थे और मैंने अपनी दाढ़ी मुड़ा दी थी, साफ करा दी थी। और मैंने अखबार नवीसी की दुनिया छोड़कर अकादमिक दुनिया में कदम रखा था। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में भारतीय भाषा कार्यक्रम के निदेशक के तौर पर मुझे एक नियुक्ति मिली और उस कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा था प्रकाशन का। हम लोगों का मकसद ये था कि समाज विज्ञान को किस तरह से हिंदी में लाया जाए, ऐसी हिंदी में लाया जाए कि लोगों को उसको पढ़कर ये न लगे कि बेहतर होता कि अंग्रेज़ी ही पढ़ लेते। और शुरू में मामला ऐसा था कि उसमें अनुवाद और संपादन यही दो प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए समाज विज्ञान को हिंदी में लाने की योजना बनी थी और उसके लिए हमें एक प्रकाशक की ज़रूरत थी। तो हमने अपने डायरेक्टर के साथ में जो प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह थे उनके साथ मिलकर काफ़ी देर विचार विमर्श किया। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा प्रकाशक कौन है। तो मेरे दिमाग में था कि सबसे बड़े प्रकाशक राजकमल प्रकाशन है। हमने सबसे बड़े प्रकाशक राजकमल प्रकाशन, उन्होंने ठीक है उन्हीं को बुलाओ। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया जो संयोग से इन्हीं के बड़े भाई हैं और वो आए भी। उनसे हम लोगों ने बातचीत की, काफ़ी देर तक हम लोग उनसे बातचीत करते रहे, लेकिन हमारे डायरेक्टर को लगा कि उनसे बात पटेगी नहीं। उनकी प्राथमिकताएं जो थी वो हम लोगों की प्राथमिकताओं से मिलती नहीं थी। तो अब जब वो चले गए तो हम लोग बड़े निराश थे। तो फिर उन्होंने सोचा अब किसको बुलाया जाए। हमने अब दूसरे नंबर पे तो वाणी प्रकाशन ही है सबसे बड़े, उन्हीं को बुलाया जाए। तो अरुण जी को फ़ोन किया। तो फ़ोन करने के मेरे ख्याल से आधा घंटा 45 मिनट में अरुण जी वहाँ पे CSDS की बिल्डिंग राजपुर रोड पर आए। फिर हम लोगों की लंबी बातचीत हुई और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि शायद ही ऐसा कोई पहलू रहा हो उस बातचीत का जिसमें हम लोगों के विचार और हम लोगों की प्राथमिकताएं एक दूसरे से न मिल रही हों। उसके बाद से मार्च के महीने में पहले हफ्ते में ही भारतीय भाषा कार्यक्रम का हम लोगों ने एक लोकार्पण किया, जिसके अंदर प्रोफेसर पार्थ चटर्जी को कलकत्ता से बुलाया गया उस लोकार्पण के लिए। और उसमें एक बहुत अच्छा सिंपोजियम हुआ जिसमें अशोक वाजपेयी जी थे, डॉक्टर नामवर सिंह थे, चंद्रभान थे, योगेंद्र यादव थे, मैं था और प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। उसके बाद हम लोगों ने हिंदी में किस तरह से समाज विज्ञान को लाया जाए, उसकी दिक्कतें क्या हैं, उसकी चुनौतियां क्या हैं, इस विषय पर पूरी शाम चर्चा की। उसके बाद खान पान हुआ। वो मेरे लिए बहुत ही यादगार क्षण है क्योंकि मैं तो अखबार नवीसी की दुनिया से आया था और अखबार नवीसी की दुनिया से काफ़ी उदास, हारा, थका हुआ और परेशान हाल मैंने समाज विज्ञान की दुनिया में कदम रखा था। और यहाँ पे आके मुझे लगा कि यहाँ मेरा कुछ आसरा है। मैं विचारों की दुनिया में जो हस्तक्षेप करना चाहता हूँ, इससे हो सकता है समाज विज्ञान की दुनिया अंग्रेज़ी के बाहर अपने कुछ कदम रख पाए और मैं समाज विज्ञान की दुनिया में कुछ कदम रख पाऊँ। तो इस पूरी प्रक्रिया में अरुण जी का साथ मिला और वो साथ आज तक जारी है। आजकल मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय में हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी दूसरे प्रकाशक की कोई आवश्यकता है। तो एक लेखक के तौर पर, अनुवादक के तौर पर, संपादक के तौर पर और एक ऐसे आयोजक के तौर पर जो कि एक शोध कार्यक्रम का निदेशक रहा है और आज भी है, मुझे जिस तरह के प्रकाशक की आवश्यकता थी वो प्रकाशक अरुण महेश्वरी और वाणी प्रकाशन में मुझे प्राप्त हुआ। अब सवाल ये उठता है कि उस संवाद की क्या आवश्यकता है जो कि संवाद यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है।
मुझे लगता है कि उसके इस पूरे प्रकरण के अंदर, इसके मर्म में एक तरह की दृष्टि है, और वो दृष्टि ये है कि हिंदी की दुनिया को उत्तरोत्तर कैसे समृद्ध किया जाए। हिंदी की दुनिया में जो सृजनात्मक साहित्य है वो भरपूर है। आपको उपन्यास मिलेंगे, नाटक मिलेंगे, कविताएं मिलेंगी, आलोचना के ग्रंथ मिलेंगे, लेकिन जो विचारों का संसार है, साहित्येतर विचारों का संसार, साहित्य भी विचारों से भरपूर है, इसमें कोई शक नहीं, जो साहित्येतर विचारों का संसार है वो हिंदी की दुनिया में उस तरीके से मौजूद नहीं था जिसकी की आवश्यकता थी। तो उस लिहाज से मैं ये मानता हूं कि सदी की शुरुआत में हिंदी की दुनिया की ये जो विपन्नता थी, इस विपन्नता को दूर करने में विकासशील समाज अध्ययन पीठ, जो सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज का एक नाम है, हिंदी में नाम है, वो वाणी प्रकाशन और मेरा जो अकिंचन प्रयास था उसके जरिए कुछ कुछ हम लोग उसको एक हद तक अभी तक पूरा कर पाए हैं। और मैं ये मानता था, जब मैं वो किताबें संपादित कर रहा था, उनके अनुवाद की प्रक्रिया चल रही थी, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक संदेह रहता था कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ, ये सब दिन रात लगा रहता हूँ और लोगों को भी लगाए रहता हूँ, हम लोग लिख रहे हैं, किताबें तैयार कर रहे हैं, कैसा उनका आवरण पृष्ठ होगा, कैसा कवर होगा, इसके बारे में कल्पना कर रहे हैं, इन्हें पढ़ेगा कौन। और उस कार्यक्रम में प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने सवाल भी उठाया था कि अभय जी ने आपने किताबें तैयार कर दी हैं, अरुण जी ने उन्हें छाप भी दिया है, लेकिन उनकी समीक्षा कौन करेगा? क्या हिंदी में उसके लिए समीक्षक उपलब्ध हैं? क्या पॉलिटिकल साइंस की किताबों के लिए, सोशियोलॉजी की किताबों के लिए, या संस्कृति के ऊपर जो हिंदी में विमर्श, जो एक पश्चिम से विमर्श आता है, उसके लिए क्या हिंदी में उस तरीके से समीक्षक उपलब्ध हैं? और बात सही भी थी। जब वो पहली 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई तो मुझे काफ़ी सोचना पड़ा कि समीक्षा के लिए किसको भेजा जाए। तो मैंने वो किताबें पहले प्रोफेसर कृष्ण कुमार को ही भेजी, और उन्होंने अपनी बात को सही साबित करते हुए उनकी समीक्षा करने से इनकार कर दिया। काफी दिनों तक वो अपने पास उन किताबों को रखे रहे, और उसके बाद में फिर बोले कि अभय जी मैं इनकी समीक्षा नहीं कर पाऊंगा। हालांकि बाद में उनकी समीक्षाएं हुई, हंस में प्रकाशित हुई, तद्भव में प्रकाशित हुई, और कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। तो मैं हमेशा सोचता था कि आखिरकार इन पुस्तकों को पढ़ेगा कौन, क्योंकि हिंदी में इस तरह की पुस्तकें पढ़ने का कोई चलन नहीं था। मुझे याद है कि 90 के दशक के आखिर में नक्सलवादी आंदोलन के अध्ययन पर जब मैंने पहली पुस्तक लिखी, क्रांति का आत्मसंघर्ष, नक्सलवादी आंदोलन के बदलते चेहरे का अध्ययन, वो 300 पृष्ठ की पुस्तक थी। उसको लिखने में मुझे करीब 5-6 साल लगे थे। उसमें मेरे अपने अनुभव भी थे, और मेरे साथियों ने उस पुस्तक की सामग्री जमा करने में बहुत योगदान किया था। तो उसकी पांडुलिपि लेकर मैं प्रकाशकों के बीच में काफ़ी दिनों तक भटका था, और कोई प्रकाशक उसको छापने के लिए उस वक्त तैयार नहीं हुआ था। और लोगों का कहना था आप इसे अंग्रेजी में लिख दिए तो छप जाएगी। तो हमने अंग्रेजी तो मैं लिख ही सकता हूँ इसको, लेकिन मैंने हिंदी में लिखी है, पहले इसको तो छपना चाहिए इसमें। तो वो नहीं प्रकाशित हुई। उसके बाद हम लोगों ने, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने कुछ पैसे दिए मुझे, कुछ पैसे मैंने लगाए, और उन पैसों की मदद से हम लोगों ने उस पुस्तक को प्रकाशित किया। प्रकाशित होने पर किताब बहुत मकबूल हुई, बहुत बिकी, बहुत उसका प्रचार प्रसार हुआ। पहले हम लोगों ने 2000 प्रतियां छापी थी, उसके बाद फिर 2000 प्रतियां छापी, वो 4000 प्रतियां बिक गई, उसके बाद फिर 1000 प्रतियां उसकी छापी गई। तो एक उसका मुझे तजुर्बा था। तो मेरे मन में डर था कि ये किताबें हम लोग जो तैयार कर रहे हैं, ये किताबें कौन प्रकाशित करेगा। लेकिन जब अरुण जी ने उन पुस्तकों को छापा और उनका वितरण किया और उनको बाजार में ले गए, पाठकों की दुनिया में ले गए, तो मुझे ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि पहले 6 महीने में ही उन पुस्तकों का बड़ा स्वागत हुआ, और फिर उनके पुनर्मुद्रण हुए उन पुस्तकों के, और आज एक लंबा सिलसिला बना हुआ है जो कि वाणी प्रकाश, एक तरह से वाणी प्रकाशन ने समाज विज्ञान की दुनिया का जो प्रकाशन है, उस प्रकाशन के अंदर एक तरह की विशेषज्ञता हासिल कर ली है। जहाँ तक मेरा निजी संबंध है, मुझे वाणी प्रकाशन के साथ रब्त ज़ब्त रखने में जो उसके व्यावसायिक पहलू होते हैं, हर लेखक के, संपादक के, अनुवादक के, प्रकाशक के कुछ व्यावसायिक पहलू भी होते हैं निजी संबंधों के अलावा। तो ये एक मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इसमें कोई खास दिक्कत नहीं हुई, और ऐसी कोई उलझन और ऐसा कोई टकराव का विषय नहीं आया जिसके बारे में मैं यहाँ चर्चा कर सकूं। ये बात सही है कि और दूसरी बहुत सी बातें इस तरह की इस संबंध में होती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं उन बातों को सुनता हूं, तब मुझे जरूर लगता है कि प्रकाशकों और उनके लेखकों
चाहे वो संपादक हों, अनुवादक हों या सेल्फ कंटेंट बुक्स लिखने वाले मूल लेखक हों, उनके बीच के जो संबंध हैं, उनको विनियमित करने के लिए एक खास तरह की एक संहिता की आवश्यकता है, एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत है उनको विनियमित करने के लिए। वो प्रोटोकॉल शायद अभी तक हिंदी की दुनिया में, और उसमें वाणी प्रकाशन ही नहीं, जितने भी प्रकाशक हैं वो सभी उसी समस्या के शिकार हैं। एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, एक ऐसी संहिता की ज़रूरत है जिसमें सबकी बराबर की भागीदारी हो और सबको लगे कि वो उस संहिता के हिस्से होकर लाभान्वित हो रहे हैं उस प्रक्रिया से। तो अभी तो मेरे पास कहने के लिए इतना ही है। आगे और जो चर्चा होगी उसमें दिमाग में जो बातें आएंगी उन पे मैं कुछ कहूँगा। धन्यवाद।